आखिर इसको पार्लियामेंट ने क्यों इनेक्ट किया? तो इसके लिए मैं बता दूं, इस अधिनियम के नाम से ही दिख रहा है हमें कि ये कब एनफोर्स हुआ। 2008 में इसको बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा। तो 2008 में हमारे देश में 26/11 की घटना सभी लोग जानते हैं। एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जो कुछ आतंकवादी आए थे यहाँ पर और उन्होंने ताज होटल पर, ओबेरॉय होटल और कई सारे रेलवे स्टेशन पर भी उन्होंने हमला किया और कई सारे सैकड़ों लोगों की जान गई उस आतंकवादी हमले में। तो ऐसी ही गतिविधियों को जो होती हैं टेररिज्म से रिलेटेड, और जो भी इस एक्ट के शेड्यूल में दी गई हैं सारे सारे अधिनियम और सारे प्रोविजंस, जिनका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि अगर इस अधिनियम के अंदर कोई अपराध होगा तो उसका अन्वेषण, उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? एनआईए करेगी। इसको शॉर्ट में एनआईए बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। तो हम देखते हैं ये, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जब ये 26/11 हमला हमारे देश पर हुआ था, आतंकवादी हमला, उसी के बाद जो भी हमारे देश में गवर्नमेंट थी, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने ये प्रस्ताव रखा संसद के सामने और ये बिल पास किया और ये अधिनियम का रूप लिया इसने, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम 2008। तो कब इसका एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर 34 ऑफ 2008, 34 है 2008 का। और इसको प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली? 31 दिसंबर 2008। इसका उद्देश्य क्या है? इसकी उद्देश्य का क्या बोल रही है, इसका प्रियम्बल क्या है इस अधिनियम का? तो देखते हैं। इसमें 3 उद्देश्य बताए गए, मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा पीपीटी फाइल में, कि टू कॉन्स्टिट्यूट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एट नेशनल लेवल, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक अन्वेषण एजेंसी का गठन करना। ओके। दूसरा इसका उद्देश्य है prosecute offenses affecting sovereignty, security and integrity of India, security of states, friendly relation with foreign states। हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर अगर कोई आंच आती है, अगर कोई ऐसा अपराध होता है जो हमारे देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता से रिलेटेड है, तो ऐसे अपराधों का अन्वेषण भी एनआईए करेगी। And the last one is offenses under acts enacted to implement international treaties, agreements, conventions and resolutions of UNO and its agencies। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात हो गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि सही कई सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं जिसमें भारत भी भाग लेता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कई सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड, आपके पोल्यूशन से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, मतलब जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशंस होते हैं उनको लेकर अगर हमारे देश में कोई लॉ बनाया जाता है तो उसके अंडर भी अगर कोई एजेंसी काम करेगी विद रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन तो वो होगी एनआईए। ऐसा उद्देश्य है इस एक्ट का। वो ऑफेंसेस जो हैं अगर उनका इन्वेस्टिगेशन करना है तो एनआईए कर सकती है। तो किन किन अपराधों का एनआईए इन्वेस्टिगेशन करेगी वो इस अधिनियम के लास्ट में शेड्यूल में दिया गया है। अगर आपको देखना है तो आपके सामने बेयर एक्ट है, आप लास्ट में शेड्यूल में देख सकते हैं कि कौन कौन से अधिनियम दिए गए हैं जिनके अंदर कोई कार्रवाई होगी, किसी भी ऑफेंस को लेकर इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो वो कौन कौन से अधिनियम दिए गए हैं और कौन कौन से अपराध दिए गए हैं, तो वो शेड्यूल में बताए गए हैं। तो हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे, अगर आप अभी देखना चाहें तो देख सकते हैं, फिर भी हम अपना सीक्वेंस से चल रहे हैं। तो सेक्शंस 1 to 26, 26 धाराएं हैं इसके अंदर, चैप्टर 5 है और अनुसूची 1 है जो कि धारा 2(1) और ये जो F है हिंदी में होगा का ग या जो भी कुछ है आप देख लें, 2(1)F धारा में दिया गया है कि एक शेड्यूल होगा और उसके अंदर जो अपराध दिए गए हैं उनका अन्वेषण, उनका इन्वेस्टिगेशन एनआईए करेगी। तो ये था हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट। अब देखते हैं इसका विस्तार कहां तक है इस अधिनियम का। तो यहाँ पर 4 बातें बताई गई हैं, 4 पॉइंट्स हैं, देखते हैं। टू सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, ऐसा कोई नागरिक जो भारत के बाहर रह रहा हो, ऐसा हमने वहां भी पढ़ा था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, अगर आपको याद हो, कल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अगर आपको याद हो तो कल हमने ये भी पढ़ा था कि ये अधिनियम कहाँ का लागू होगा, जो नागरिक भारत से बाहर रह रहे हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर है, तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया।
टू पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट वेयर एवर दे मे बी, कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं. टू पर्सन्स ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर दे मे बी, कोई भारत में रजिस्टर्ड है शिप और एयरक्राफ्ट, भले ही वो भारत के बाहर है, उन व्यक्तियों पर भी. जैसे कि हम सेक्शन 4 और 5 में पढ़ते हैं, सेक्शन 4, 3, 4 और 2 में किसके, आईपीसी के. तो उसी तरह है, आप इसको थोड़ा देख लेना, कनेक्ट कर लेना. To persons who commit a scheduled offences beyond India against Indian citizens or affecting interest of India, कोई ऐसा व्यक्ति commit a scheduled offences, scheduled offences कौन कौन से, जो कि इस अधिनियम के शेड्यूल में दिए गए होंगे, तो वो हम देखेंगे आखिर कौन कौन से अपराध हैं. मैंने आपको बताया है कि इस अधिनियम के लास्ट में जो शेड्यूल दिया है उसमें आप देख सकते हैं. तो उन ऑफेंसेस के बारे में भी यही एनआईए काम करेगा, ये इन्वेस्टिगेशन करेगा. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है इसकी. 2A में एजेंसी बताया गया है, 2C के अंदर हाई कोर्ट बताया गया है, 2E के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताया गया है, 2G के अंदर शेड्यूल ऑफेंस बताया गया है, 2H के अंदर स्पेशल कोर्ट बताया गया है, और 2I के अंदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन रेफर सीआरपीसी. तो यहाँ पर जो शब्द और जो भी कुछ सेंटेंस होंगे और जो इस एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किए गए हैं, परिभाषित नहीं किए गए हैं, तो उसका अर्थ वही लगाया जाएगा जो कि वर्ड सीआरपीसी में दिए गए. जैसे कि इन्वेस्टिगेशन वर्ड इस एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं मिलेगा आपको, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, तो जो इन्वेस्टिगेशन वर्ड का सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है उसका अर्थ वही लगाया जाएगा. पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जैसे कि सीआरपीसी हम देखते हैं सेक्शन 2 के यू में दिया गया है, यू, तो वो अर्थ लगाया जाएगा. हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का मतलब बताया गया है, हाई कोर्ट क्या होता है. तो इस तरह ये डेफिनेशंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट, आप ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए. इसके बाद आते हैं चैप्टर 2 पर. इसका नाम है चैप्टर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. और सेक्शन 3 में बताया गया है कि एनआईए का गठन किस तरह होगा, क्या पावर्स होंगी, या कौन एनआईए का गठन करेगा, किस एजेंसी, किस सरकार को पावर होगी कि एनआईए को गठन करने की, और जो भी है उसमें कौन कौन से ऐसे ऑफिसर्स होंगे, किस रैंक से ऊपर, किस रैंक से नीचे, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पुलिस एक्ट 1861, पुलिस एक्ट 1861 में कुछ भी दिया गया हो, किसी बात के होते हुए भी क्या देखेंगे, ये क्या क्या चीज प्रवृत्त में रहेगी, क्या चीज को हम ज्यादा मानेंगे, तो वो है ये 3 पॉइंट्स जो कि सेक्शन 3 में दिए गए हैं. आपके सामने बेयर एक्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, उन्हीं को शॉर्ट में लिखा गया है. तो सबसे पहला पॉइंट कहता है सेक्शन 3 का कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल एजेंसी कॉल्ड एनआईए, तो जो केंद्र सरकार को पावर है एनआईए का गठन करने की. तो यहां से आपका एक क्वेश्चन अगर बनता है, यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या बोथ, या जो भी है नन ऑफ द अबव, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाना है, केंद्र सरकार. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, सब्जेक्ट टू ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है उसके अधीन रहते हुए ऑफिसर्स ऑफ एजेंसी इन्वेस्टिगेटिंग शेड्यूल ऑफेंसेस एंड अरेस्ट and all powers, duties, privileges and liabilities which police officers have. तो जो भी है इन्वेस्टिगेशन जो शेड्यूल ऑफेंसेस का करेगा एजेंसी, उसके जो भी ऑफिसर्स हैं उनको उनकी जो पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, प्रिविलेजेस हैं, लायबिलिटीज हैं, तो वही होंगी जो पुलिस ऑफिसर की होती है. सब्जेक्ट टू ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, any officer of agency or above rank of sub inspector exercise powers of officer in charge of police station. एजेंसी का जो भी ऑफिसर होगा एनआईए का, और कोई भी ऐसा ऑफिसर जो अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर है, तो कैसी पावर एक्सरसाइज करेगा, जो कि एक थानेदार को रहती है. ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, हमारे यहाँ जिसको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में थानेदार बोला जाता है. तो ये था सेक्शन 3, इसमें 3 बातें बताई गई थी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से थी. अब आते हैं सेक्शन 4 पर. ये माइनर एक्ट है, इसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधी बातें बताई गई हैं, इसलिए मैंने बेयर एक्ट को ओपन नहीं किया है. मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं शॉर्ट में. अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स में भी समझ नहीं आता है, फिर जब आप इस एक्ट को पढ़ लें और कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और क्वेरी कर सकते हैं.
मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इसको पढ़ाने के बाद भी आपको कोई क्वेरी आएगी। सेक्शन 4 सुपरिटेंडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनआईए। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा एनआईए की, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका शासन कौन देगा प्रशासन। तो ये देखते हैं कि एजेंसी की जो भी सुपरिटेंडेंसी है वो किसके पास है, किसमें वेस्टेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। केंद्र सरकार इसकी अध्यक्षता करेगी। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी, ये किसके पास रहेगा, सेल वेस्टेड इन डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्रेजेंट में इस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं वो कुलदीप सिंह है, एक आईपीएस सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। तो आप ये देख सकते हैं दो बातें बताई गई हैं सेक्शन 4 में, सुपरिटेंडेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट ना करें कि सुपरिटेंडेंसी में आप लगा दें डायरेक्टर जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन में आप लगा दें सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल आप सेक्शन 4 पर मार्क कर लीजिए अपने बियर एक्ट में, ये गलती आपसे रिपीट ना हो। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रोविजन। अब हमारे सामने आता है चैप्टर 3 सेक्शन 6। तो देखते हैं ये सेक्शन 6 क्या कह रहा है हमसे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल ऑफेंस, ये 6 सेक्शन इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने सारे प्रोविजंस आपके जो सब सेक्शन 9, इसमें 9 पॉइंट्स हैं, मैंने सभी कुछ इंक्लूड किए गए हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें, बहुत ही शॉर्ट में मैंने इसको निकाला है, हम इसको डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस। अब जो शेड्यूल ऑफेंसेस में आपसे कह रहा हूं, बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है, शेड्यूल ऑफेंसेस शेड्यूल ऑफेंसेस। ये शेड्यूल ऑफेंसेस वही हैं जो कि आपके शेड्यूल में दिए गए हैं, अनुसूची में दिए गए हैं। हिंदी में शेड्यूल को अनुसूची कहा जाता है। अनुसूची इस अधिनियम के लास्ट में दी गई है आपके बियर एक्ट में, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रखें, सब कुछ क्लियर है। सेक्शन 6 चैप्टर 3 इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस। अनुसूची जो अपराध हैं अनुसूची में दिए गए हैं, उनका अन्वेषण कैसे होगा, क्या होगा, किसके पास पावर्स होगी, क्या टाइम लिमिटेशन होगा, सब कुछ यहाँ बताया गया। तो देखते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी related to schedule offense, officer in charge of police station shall forward report to state government। तो जो भी कोई व्यक्ति धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत इंफॉर्मेशन देता है, किसको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, जिसको हम क्या कहते हैं सरल भाषा में, कोई मुझे बताएगा सेक्शन 154 सीआरपीसी क्या कहते हैं हम इसे, धारा 154 सीआरपीसी क्या करवाते हैं हम, एफआईआर करवाते हैं, बिल्कुल इजी, गुड। तो कोई व्यक्ति एफआईआर करवाने जा रहा है तो, और कैसे अपराध की, जो कि शेड्यूल ऑफेंस में है, मतलब शेड्यूल में दिए गए हैं और शेड्यूल ऑफेंसेस के अंतर्गत आता है वो अपराध। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो थानेदार क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को करेगा। यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कंफ्यूज ना हो, यहाँ आप मार्क कर लीजिए, बिल्कुल आपको लर्न करना है, याद करना है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास 154 में कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो किसे रिपोर्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ऑन रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट फॉरवर्ड रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ देखिए एक चेन है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट उसी इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर रही है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे कि इंदौर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन आती है किसी थाने के अंदर, जैसे कि भवरकुआ थाने के अंदर, तो वहां का थानेदार किसको रिपोर्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब यहाँ जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं हर एक स्टेट में, तो जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट वो है, वो होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो होम मिनिस्ट्री को वो रिपोर्ट करेगा, तो वो इसका मतलब ये हो गया कि उसने सरकार को रिपोर्ट कर दिया और वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। फिर सबसेक्शन 3 आता है सेक्शन 6 का, ऑन रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइंड विद इन 15 डेज। तो 15 दिनों के अंदर जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया कि ऐसी ऐसी एफआईआर हुई है इस व्यक्ति के अगेंस्ट में,
इन्वेस्टिगेशन का क्या करना है, किसको करना है, बताइए, आप हमें गाइड कीजिए। तो ऐसा डिसीजन जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन में लेगी, 15 दिन के अंदर। कैसा, क्या डिसीजन, वेदर द ऑफेंस इज शेड्यूल और नॉट, तो क्या वो अपराध अनुसूची अपराध है कि नहीं, वो अपराध अनुसूची के अंदर आता है या नहीं एनआईए के। एंड द सेकंड वन इज ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर, उस अपराध की क्या गंभीरता है ये भी जांच करेगी। तो इसके लिए कितना टाइम है, विद इन 15 डेज। तो ये आप मार्क कर लीजिए अपने बीआर एक्ट में, ये एमसीक्यू के पर्पज से इंपोर्टेंट है, एमपीएडीपीयू। नाउ कम टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 4, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट एनआईए टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस। अगर 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिटरमाइन कर लेती है, ये पता लगा लेती है कि क्या वो अपराध अनुसूचित अपराध है, अपराध ऐसा है जो कि अनुसूची में दिया गया है, गंभीर अपराध है, तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एनआईए को डायरेक्ट करेगी कि आप इस अपराध का अन्वेषण करें, इन्वेस्टिगेशन करें। सेक्शन 6 के 5 में दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट शो मोटो डायरेक्ट एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट सैड ऑफेंस। और सेंट्रल गवर्नमेंट शो मोटो भी पावर है, अगर स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अपराध हुआ है जो कि शेड्यूल ऑफेंसेस के अंदर आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी की डायरेक्शन कुछ भी जरूरत नहीं है, किसी से भी परामर्श करने की, वो डायरेक्ट एनआईए को एक ऑर्डर देगी कि आप इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करिए। धारा 6 का 6, स्टेट गवर्नमेंट and police officer of state government not investigate offense but transmit document and record to NIA। स्टेट गवर्नमेंट है और जो भी पुलिस ऑफिसर, स्टेट राज्य सरकार का जो भी पुलिस अधिकारी है या राज्य सरकार है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे अपराध का, वो क्या करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड एनआईए को ट्रांसफर करेंगे। सेक्शन 6 सबसेक्शन 7, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन टिल एजेंसी टेक्स अप द केस। तो जब तक कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब केस अपने हाथ में नहीं ले लेती है, तब तक जो थानेदार है, पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रख सकता है। जैसे कि हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, 15 दिन का टाइम ले रही है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो समय लगेगा, तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज कोई इन्वेस्टिगेशन ही ना करे, बैठा रहे अपने थाने में, तब तक कि कोई अक्यूज किसी एविडेंस को टेम्पर भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी विटनेस को वो कुछ इंजरी पहुंचा सकता है। तो इन सब से बचने के लिए ये भी प्रोविजन है कि जब तक कि केस एनआईए को ट्रांसफर नहीं हो जाता, एनआईए अपने हाथ में नहीं ले लेती, तब तक पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कंटिन्यू करेगा इन्वेस्टिगेशन को। तो ये भी अच्छा प्रोविजन दिया है। नाउ सेक्शन 6(8), शेड्यूल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई ऐसा अपराध है, शेड्यूल ऑफेंस जो हो रहा है वो भारत के बाहर हो रहा है, भारत के नागरिक ने किया है या कुछ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट एजेंसी टू रजिस्टर केस एंड इन्वेस्टिगेट। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी एजेंसी को कि भाई वो केस रजिस्टर करो और उसका अन्वेषण करो, इन्वेस्टिगेशन करो। अब आता है सेक्शन 6 का 9, फॉर पर्पज ऑफ सबसेक्शन 8, स्पेशल कोर्ट एट न्यू दिल्ली शैल हैव ज्यूरिडिक्शन। अगर कोई ऐसा अपराध है जो भारत के बाहर हो रहा है और वो अनुसूची में आता है, शेड्यूल ऑफेंस में आता है, तो उसका ज्यूरिडिक्शन सिर्फ न्यू दिल्ली का जो स्पेशल कोर्ट होगा उसको ही होगा। एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली में ही है। अगर आप एनआईए के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए। नाउ कम टू चैप्टर 5। सेक्शन 7, 8, 9, 10 आप पढ़ लें, बहुत ही नॉर्मल सेक्शंस हैं, कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है। जहां इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे सेक्शन 6 में मैंने आपको डिस्कस कर दिए, जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, पर आप इसको पढ़ के जरूर रखें। अगर आपका टेस्ट बनेगा, आगे टेस्ट में लूंगा, तो कोई भी प्रोविजन आपसे पूछा जा सकता है। चैप्टर 5 में आता है स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट हमने पढ़ा था, स्पेशल कोर्ट एक्ट, वो किससे रिलेटेड था, वो लोकल लॉ था, किसका, मध्य प्रदेश का। उसमें ये बताया गया था वो स्पेशल कोर्ट क्यों बनाया जा रहा है, उसमें क्लियर कट लिखा था वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जो अपराध दिए गए हैं उनको उनके ट्रायल के लिए बनाया जा रहा है। अब यहाँ स्पेशल कोर्ट कैसा है,
यहाँ स्पेशल कोर्ट होगा जो एनआईए इन्वेस्टिगेशन करेगी जिस केस का, और उस केस को इस स्पेशल कोर्ट के आगे ट्रायल किया जाएगा। इसलिए मैंने ये सारे जो अधिनियम है बाद में आ रहे हैं, इनसे पहले आपको स्पेशल कोर्ट पढ़ाया, तो बिल्कुल स्पेशल कोर्ट से आप कंफ्यूज ना हो कहीं से कहीं तक। चैप्टर 5 स्पेशल कोर्ट के बारे में बात करता है, विशेष न्यायालय के बारे में। इसमें सेक्शन 11 है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट कोर्ट ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट। हमने एमपी लोकल एक्ट देखा था, एमपी स्पेशल कोर्ट एक्ट, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर थी, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, क्योंकि ये एक सेंट्रल एक्ट है और पार्लियामेंट ने बनाया है इसको। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या पावर है देखते हैं। किसी भी सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट करना, घोषित करना, दर्जा देना किसी भी सत्र न्यायालय को, किसका, विशेष न्यायालय का। तो ये कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। आप याद रखें बिल्कुल, एनआईए एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है किसी भी सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा देने की। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कंसल्ट करके केंद्र सरकार क्या करेगी, फॉर ट्रायल ऑफ शेड्यूल ऑफेंस डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट्स ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट। एक और एक से अधिक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित कर सकती है और दर्जा दे सकती है। कौन, केंद्र सरकार। किससे परामर्श करके, विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसको बिल्कुल एमसीक्यू के पर्पज से आप इसको लर्न कर लें। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन अराइजेस एज टू ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनी स्पेशल कोर्ट। जब कोई विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठता है तो क्या होगा, इट शैल बी रेफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट हुज डिसीजन इज फाइनल। अगर स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड ज्यूरिडिक्शन का कोई प्रश्न उठता है तो उसको कौन सॉल्व करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसका डिसीजन फाइनल रहेगा। यहाँ आप स्टेट गवर्नमेंट ना लगाएं, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, मार्क कर लें इसको, ये आपके एमसीक्यू के पर्पज से इंपोर्टेंट है। Now, when more than one special court is designated for an area or areas, the senior most judge shall distribute the business among them. अब जो भी एक स्पेशल कोर्ट होगा उसके अंदर एक सीनियर मोस्ट जज होगा, तो वो एक अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कर सकता है, एक से अधिक जहां स्पेशल कोर्ट है वहां पर। नाउ कम टू सेक्शन 12, प्लेस ऑफ सिटिंग। अच्छा, ऐसा स्पेशल कोर्ट कहाँ होगा, तो एट एनी प्लेस अदर देन इट्स ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ सिटिंग। कहीं भी हो सकता है, न्यू दिल्ली में भी हो सकता है, किसी स्टेट में भी हो सकता है, यूपी में बना दे सेंट्रल गवर्नमेंट, या ऐसा है कि 3 स्टेट का मिलकर एक बना दे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। यहाँ ये स्टेट लॉ की बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर राज्य सरकार की बात नहीं हो रही, यहाँ केंद्र सरकार की बात हो रही है। जैसे कि केंद्र सरकार को लगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों का मिलकर कोई एक स्पेशल कोर्ट बना दें कहीं पर, तो ये पावर किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक से अधिक भी स्पेशल कोर्ट इस क्षेत्राधिकार के लिए बना सकती है 3 राज्यों के लिए, तो ऐसी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ऐसे ही देश में कुछ स्पेशल कोर्ट्स बने हैं एनआईए के पर्पज के लिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट में जो अपराध बताए गए हैं उनको डिस्कस करने के लिए या डिसाइड करने के लिए, उनके ट्रायल के लिए ऐसे स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं देश में। आप इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इंटरनेट से। सेक्शन 13, ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट। क्षेत्राधिकार स्पेशल कोर्ट का क्या होगा, ये धारा 13 में बताया गया है। वो आप रीड कर लें, नॉर्मल है, कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है ऐसा कि आपके समझ में ना आए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 15, ये किसके बारे में बात करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, जिसको हम कहते हैं लोक अभियोजक। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, एमसीक्यू पुटअप हो सकते थे, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। तो ये किसको पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट पर्सन टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, आप याद रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने की, वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स।
तो कोई भी स्पेशल कोर्ट है उसमें एक या एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक से अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करे। ऑल्सो अपॉइंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्या होगी देखते हैं, या से आपका एमसीक्यू पुटअप हो सकता है, उसके लिए आप याद रखिए कोई भी क्वेश्चन एडीपीओ के लिए। क्या क्वालिफिकेशन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, लोक अभियोजक का क्या क्वालिफिकेशन है देखते हैं। नॉट लेस देन 7 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट एंड हैज हेल्ड एनी पोस्ट फॉर पीरियड नॉट लेस देन 7 years अंडर यूनियन और स्टेट रिक्वायरिंग स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ। स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ रखने वाले व्यक्ति को, जो कि यूनियन में या स्टेट में हो सकता है, जिसे कि 7 साल से ज्यादा की प्रैक्टिस एज एन एडवोकेसी हो, 7 साल से कम नहीं, नॉट लेस देन 7 years। और लास्ट में एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 2U ऑफ सीआरपीसी। मैंने डेफिनेशन क्लॉज में आपको बताया था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अर्थ वही लगाया जाएगा जो सीआरपीसी 2U में दिया गया है। नाउ कम टू प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। तो स्पेशल कोर्ट्स की प्रोसीजर क्या रहेगी, पावर क्या रहेगा, ये सेक्शन 16 में बताया है। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आप यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ सेक्शन 16 ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। तो ये प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट के बारे में बता रहा है। तो स्पेशल कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट। हम देखते हैं कि कॉग्निजेंस कितने प्रकार से लिया जा सकता है, ऐसा धारा 190 सीआरपीसी में हम लोग पढ़ते हैं, वहां बताया गया है सेक्शन 190 के क्लॉज ए बी सी में वहां दिया गया है, आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दो ही तरीके से स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, या तो कंप्लेंट पर या पुलिस रिपोर्ट पर। Now next, where offense not exceeding 3 years or fine or both, when the punishment for the offense not exceeding 3 years or fine or both, special court shall try in summary way according to section 263 to 265 of CRPC। तो जो भी वहां पर दिए गए हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि समरी ट्रायल दी गई है सीआरपीसी में धारा 260 से लेकर 265 तक, तो वो ट्रायल अपना सकता है कोर्ट पर। वहां कंडीशन अलग है, यहाँ कंडीशन अलग है। क्या कंडीशन है, यहाँ कह रहा है कि कोई भी अपराध की ऐसा अपराध हो जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा नहीं हो, या फिर वो फाइन से पनिशेबल हो, या फिर ये दोनों से। तो वहां फाइन कुछ दिया गया है कि 2000 से रुपए ज्यादा की प्रॉपर्टी XYZ जो भी वहां दिया गया है, और यहाँ पर ऐसा फाइन नहीं लिखा है, पर फिर भी ऐसा जो भी है ये इन्होंने टर्म दिया है कि 3 years से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ऐसा कोई अपराध अगर स्पेशल कोर्ट के सामने आता है, ऐसा कोई अपराध के लिए ट्रायल, तो वो समरी ट्रायल उसको अडॉप्ट कर सकते हैं समरी वे में, जिससे कि न्याय जल्दी हो सके। वेयर नॉट डिजायरेबल टू ट्राई इन समरी वे, अगर वो समरी वे में ट्रायल नहीं करना चाहता कोर्ट, तो क्या करेगा, विटनेस का रिकॉल करेगा और रीहियर करेगा, दोबारा से सुनेगा केस मामले को, और विटनेस को दोबारा बुला सकते हैं। तो ऐसे रिकॉल करने की पावर विटनेस को सीआरपीसी में कहां दी गई है, आप देख सकते हैं। कन्विक्शन इन समरी ट्रायल, इट इज लॉफुल टू पास सेंटेंस ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 year एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 lakh rupees। हम देखते हैं समरी ट्रायल में सीआरपीसी में कोर्ट को सिर्फ 3 महीने की सजा देने की पावर है, 3 महीने से ज्यादा कोर्ट सजा नहीं दे सकता, और फाइन इस अधिनियम में बताया गया है कि 1 लाख तक दे सकता है, पर ऐसा सीआरपीसी में नहीं लिखा। तो समरी ट्रायल में भी स्पेशल कोर्ट के पास ये पावर है कि वो 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता और 1 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है, ऐसा सीआरपीसी में नहीं है, तो ये आप याद रखना। स्पेशल कोर्ट शैल हैव ऑल पावर्स ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन एंड शैल ट्राई ऑफेंस इफ इट वर कोर्ट ऑफ सेशन। तो जो भी स्पेशल कोर्ट है उसके पास सारी पावर्स हैं कोर्ट ऑफ सेशन की। 1 मिनट के बाद हमारा ये सेशन यहाँ पर टाइम आउट हो जाएगा, आप फिर से इसी लिंक से हमसे जुड़ सकते हैं, आप परेशान ना हो।
Every case transferred under section 13(2) shall be dealt with as if such case had been transferred under section 406 of CRPC. ठीक है, आपके पास ट्रांसफर से भी केस आ सकता है, आप उसका ट्रायल करिए। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 299 ऑफ सीआरपीसी, कोई व्यक्ति अगर भाग गया है, एब्सेंस है, तो वह कैसे ट्रायल चलेगा, जैसा सीआरपीसी 299 में दिया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 17, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। तो यहां पर कुछ विटनेस के प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। तो क्या क्या प्रोविजंस होंगे हम धारा 17 में पढ़ेंगे, आप इसका टाइटल भी याद कर लें,